चलो सभी भाई जुड़ जाएं, जितने भी मेरे मित्र हैं, मित्रगण हैं, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। कल 2 दिन से क्लास भी नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क और लाइट है। 2 चीज़, क्योंकि पूरा सिस्टम इसी पे टिका है भाई। जब नेटवर्क और लाइट है तो मतलब सब कुछ है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल में सीटेट 2022 और 23 के लिए मैथ पेडागॉजी में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, सॉरी 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है। यह चौथा टॉपिक है। पूरे कितने टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं? 13 टॉपिक पढ़ने हैं मैथ पेडागॉजी के लिए केवल, जिसमें से हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज चौथा टॉपिक है, इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो होता है आपका 2005, जो एनसीईआरटी द्वारा यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा जो तैयार किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा विधिवत चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। मैथ के लिए हम पढ़ेंगे। और मैथ का जो 15 नंबर होता है मेरे लाडले, जो 15 नंबर होता है वो केवल मतलब कि एक तरह से संकलन पे आधारित है। मतलब आप जिस प्रकार से करते हो गुणा गणित, भाग जोड़ घटाना, छोटे छोटे चीज़ों का ना रेशियो निकालना, थोड़ा सा जो रुपया पैसा वाला है वो सब मैंने पढ़ा दिया है। उसे आप आएंगे प्लेलिस्ट में, सीटेट का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है अलग से, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं आप पढ़ डालिए। मतलब कि लगभग हम कह लीजिए कि आपका 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन का जो है पूरा क्राइटेरिया हमने दे रखा है आपको। 60 से 70 नंबर आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप ला सकते हो, मात्र उतना से देख के। लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला है मेरा ना 70 नंबर से। अभी तो अब मैं स्टार्ट करूंगा 15 नंबर का मैथमेटिक्स, मात्र 2 मतलब कि 5 या 6 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो हमने ईवीएस पढ़ाया है 15 नंबर का सेक्शन वाला, 15 नंबर जो आता है डायरेक्टली फैक्ट वाला, उसको पढ़ने के बाद फिर आ जाओगे आप लोग जो आपका ईवीएस होगा पेडागॉजी वाला। तो आप लोग फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी कि एनसीएफ, जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेम होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिर ये होता क्या है, इसमें कितनी बार अपडेट हुआ, यानी कि इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ ओल्ड वर्जन हो जाता है, उसमें अपडेट की आवश्यकता पड़ती है भाई। मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो खुद मांगते हैं कि मुझे अपडेट करो, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, एक तरह से स्लो चलने लगता है, तो उसके अपडेट के लिए एक तरह से नोटिफिकेशन मांगता है। इसी प्रकार से एनसीएफ 2005 में जो आपका पाठ्य चर्चा होता है उसको देखते हैं, बदलाव उसमें किया जाता है। हर 2 साल पे 3 साल पे एनसीईआरटी जो है कुछ न कुछ बदलती रहती है पाठ्यक्रम में। तो उसी में जो नीति सुधार होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ त्रुटियां हैं तो उसे सुधारने के लिए कोई भाई मेरा कंप्लेन कर दिया, ये चीज़ें सुधारनी चाहिए, तो उस चीज़ को सुधारेगा। या फिर उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किसी भी एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो अगर कोई भी त्रुटि होती है तो प्लीज़ आगाह करें या फिर मेल करें हमें, कि जिससे मैं सुधार सकूं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ये सारी बातें किसी अच्छे बुक पे भी लिखी होती हैं, हर एक अच्छी बुक पे लिखी होती हैं। इसी प्रकार से जो हमारा एनसीएफ है मेरे भाई, वह किस प्रकार से, मतलब कितनी बार उसमें संशोधन हुआ, वो चीज़ें हम देखेंगे। हम चौथी बार वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके पहले 3 बार हो चुका है। कौन कौन सा हुआ है? 1975, 1988 और 2000, ठीक है ना, ये चीज़ें तो याद रखना कितनी बार हो चुका है। 1975 में एक बार आया था, 1975 के बाद भी 2 बार आया मेरे भाई। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे डायरेक्ट। 1975, 1988 और 2000 और 2005। 1975, 1988 और 2000 और 2005, यह चारों के चारों डेट आपको, ये चारों के चारों डेट आपको याद रखने हैं हमेशा हमेशा। 2005 एनसीएफ तो आप पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद उन सब में सुधार करके इसको बनाया गया है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इस तरह से कह लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद, मतलब कि एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद जो है मेरे मित्र, वो क्या काम करता है कि जितनी भी उसके बुक होते हैं, बुक के लिस्ट होते हैं, अपने पाठ्य चर्चा होती है, नीति सुधार होते हैं, अनुशासन, मतलब उसमें अनुशासनों की जो व्यवस्था होती है वह हो गया, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणालियां हो गई, इन सबको आधार बनाकर वह हर साल कुछ न कुछ पैटर्न में हो सकता है चेंज कर दे, या फिर 4 साल पे 3 साल पे चेंज कर दे कुछ। तो इस प्रकार की गतिविधि कौन करता है? हमारा एनसीईआरटी करती है, आपको पता होना चाहिए। और फिलहाल में एनसीईआरटी ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा फोकस भी है हर एक एग्जाम के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं होती है। इस वजह से एनसीईआरटी हमेशा अपने बुक को अपडेट करती रहती है, क्योंकि आप ही नहीं, आप केवल सीटेट के लिए नहीं, सुपर टेट के लिए भी, और साथ साथ में जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं वह भी उस बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक होता है। आप एनसीईआरटी कोई किसी से पूछो,
किस पे तैयारी करें, तैयारी करना किससे शुरू करें, तो हर कोई बोलेगा पहले एनसीईआरटी बुक उठाइए, उससे पढ़ना शुरू करिए, है ना। तो वही चीज़ है, पहले जो स्तर है हमारा उसमें तो अगर त्रुटियां रहेंगी तो हमारी आगे का स्तर तो खराब होगा ही ना, खराब होगा मेरे भाई। तो यह चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित को क्या कहा गया है मेरे भाई। इस चीज़ पे अगर आपको बल दिया जाए, एनसीईआरटी द्वारा जो एनसीएफ 2005 है मेरे भाई, उसमें गणित बालक को किस प्रकार से हैंडल करता है, यानी कि बालक को गणित मतलब एनसीईआरटी द्वारा जो एनसीएफ 2005 इसके अनुसार इसको अगर देखा जाए तो गणित को यह किस प्रकार से बोला है। तो गणित वह है, इन्होंने कहा है गणित वह है जो बालक को गणितीकरण करता है, मतलब बालक के जो दिमाग में ना गणित का आकलन करने की क्षमता विकास करता है, क्षमता का विकास करता है, उसकी सोचने की क्षमता को विकसित करता है, उसके दिमाग को गणितीकरण कर देता है। अगर बालक से पूछा जाए बताओ 2 और +3 कितना होता है, तो बालक बता देता है दिमाग में ही कैलकुलेशन करके 5 होता है। अब ना ही कॉपी की आवश्यकता हुई, नहीं पेन की आवश्यकता हुई। इस प्रकार की प्रणाली को गणितीकरण कहते हैं, मतलब बालक को गणितीकरण कर देना, इस तरह के काम को हम कहते हैं गणितीकरण। यानी गणित वह है जो बालक को गणितकरण कर दे, गणितीकरण कर दे। यह कौन बताया? एनसीएफ 2005 के अनुसार हम कहते हैं, यानी कि एनसीईआरटी द्वारा कहा गया है। इसके बाद आगे आते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा अगर देखा जाए इसमें लिखा नहीं है, अगला स्टेप यहाँ पे लिख लेना आप, एक स्टेप इसमें बढ़ा लीजिएगा। एनसीईआरटी यानी कि एनसीएफ में पाठ्य चर्चा के बारे में। अब पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर देखें तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो मात्र बस आप सुनते चलिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। अब इसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्य चर्चा है, रूपरेखा है एनसीएफ 2005 का, इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आज़ादी, जो आपके विचार हैं और जो कार्य करने की आज़ादी है वह बच्चों को देना चाहिए, बालक के अंदर होना चाहिए। बालक अगर छोटा है, मतलब छोटा है तो वह कुछ भी करे पहले तो, जैसे कि जब बालक छोटा होता है तो माँ बाप यही सोचते हैं कि पहले इसे कम से कम हम नर्सिंग में इसका नाम लिखवा देते हैं, या फिर एलकेजी यूकेजी में एडमिशन कराते हैं। एलकेजी में यूकेजी में कराने का मतलब तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बालक को यह समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। अब तो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले बच्चे हो गए हैं कि मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा अपडेटेड आ रहे हैं, मतलब अपडेट वर्जन बच्चे आ रहे हैं, समझ लो। हम लोग के तरह नहीं, हम लोग के समय तो भैया हम तो मोबाइल भी नहीं चलाना सही से जानते, मोबाइल चलाना क्या छोड़ो भाई, गेम जो होता है ना वो सब हम चलाना नहीं जानते थे कभी। यहाँ तक कि जब मैंने बीटेक में जाने का प्रयास किया, बीटेक में जब हम गए, बीटेक में 2015 में हमारा जब एडमिशन कराया गया, उसके बाद हमें पता चला भाई जो मोबाइल है ना उसको हमारे हाथ में डाला गया। फिर 2014 में मैंने इंटर क्वालिफाई किया, इसके बाद मैं तुरंत वहाँ पे जब हमारा एडमिशन हुआ तो मुझे मोबाइल दिया गया घर से, वो भी कीपैड वाली, जो एक स्टिक्स वाली आती थी, स्क्रीन टच होती थी, उसको दिया गया। फिर मैंने स्कॉलरशिप से अपने पैसे से एक मोबाइल लिया, वो भी बड़ा सा था, काफ़ी ख़राब था, उसको फिर फेंकना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद मैंने एक अच्छी सी मोबाइल ली थी, मतलब कि उसकी क्या बोलते हैं भाई, मोटो का था। फिर उसके बाद ऐसे ही वर्जन बढ़ता चला जाता है। तो यह है चीज़ें, मतलब कि बच्चा अगर अपडेट होता है, बच्चा कार्य करने की आज़ादी अगर उसे मिलती है तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। अगर कार्य करने की आज़ादी ही नहीं दें उसे आप, तो आप बताओ बच्चे को क्या सिखाओगे? बच्चे को बांध कर रखोगे, दिन भर बच्चों को हड़काओगे, डराओगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। तो एनसीएफ हमारा 2005 कहता है कि इसके अंतर्गत बच्चों को विचार यानी सोचने की और कार्य करने की आज़ादी दी जाए। इसके बाद दूसरा जो कहता है कि दूसरों की जो भावनाएं होती हैं और एक तरह से जो हमारी संवेदनशीलता होती है ना, संवेदनशीलता और भावनाओं को बच्चों को मतलब समझना चाहिए। मतलब बच्चों जैसे जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो पढ़ा रहा है उसे, तो बच्चों की जो भावनाएं हैं और जो संवेदनशीलता है बच्चों का, है ना, अगर उसको समझ लेंगे हम तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। अन्यथा कंडीशन में बच्चे की भावना को समझेंगे ही नहीं। आखिर बच्चा करना क्या चाहता है, बालक करना क्या चाहता है, यहाँ पे बैठा हुआ है, बालक पढ़ना चाहता है या फिर नहीं पढ़ना चाहता है। अगर वो पढ़ना चाहता है तभी तो हम पढ़ाएंगे। अब ये बातें कैसे पता चलेंगी आपको? उसकी संवेदनशीलता से पता चलेगा, आखिर वो पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है। पता है बच्चा छोटा है और लगी हुई है उसे सुसु, उसे बाथरूम आने वाला है और वो पकड़ के पैंट बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे पढ़ाने पे तुले हो, खड़े हो जाओ, चलो बताओ, ये बताओ, वो बताओ, क्यों नहीं आए कल, क मीन्स क्या होता है, ए फॉर एप्पल सुनाओ हमको। मतलब ये सारी चीज़ें अगर उससे पूछेंगे तो बच्चा खुद अपने आप में डिज़र्व नहीं कर रहा है उस चीज़ को बताने के लिए, अपने आप में खुद परेशान है अंदर से। और बच्चे की भावना को अगर आप नहीं समझोगे तो बच्चा खुद
वहाँ पे डरा हुआ है, सहम सा गया है, अब वो चीज़ें तो नहीं सीख पाएगा वहाँ पे। अब आप उसे पीट लो, अगर पीट लिए तो ज़्यादा, अगर थोड़ा बच्चा उत्तेजित हुआ तो उसकी सुसु उसी जगह हो जाने वाली है। तो यह चीज़ है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनको एक तरह से उस लय में लाना पड़ेगा। यह भी हमारा पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो है NCF 2005 का कहता है। इसके बाद तीसरा वर्ड यह कहता है, नई परिस्थितियों में लचीला एवं रचनात्मक की प्रकृति होनी चाहिए। जैसे कि जो भी शिक्षक पढ़ाता है बच्चों का, तो अगर नई परिस्थिति में बच्चा आता है, 4 से उठकर बच्चा 5 में आ गया, अब बच्चा 5 में आया तो 5 की सारी चीज़ों को नहीं जानता है, अब उसको पहले उस लय में लाया जाए, बच्चे को रचनात्मक चीज़ें दिखाई जाएँ, बच्चों को जब पढ़ाया जाए, हमें पता है बच्चों को जब पढ़ाना होता है कि बच्चा कोई भी हो, अगर 1 + 2 कहोगे तो 3 बोलेगा, वो तो सीख गया, मान लीजिए वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट था। लेकिन अगर एक बच्चा है चीज़ें नहीं सीख पा रहा है तो उसको उसके सिखाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, जैसे कि हम बोलें कि भाई अगर एक टॉफ़ी 10 रुपये में मिलती है तो बताओ 100 टॉफ़ी कितने रुपए में मिलेगी, 500 टॉफ़ी कितने की मिलेगी। इसी चीज़ को मैंने उल्टा करके बोला कि भाई जब 10 टॉफ़ी मिलती है 2 रुपये में तो बताओ एक टॉफ़ी कितने की मिलेगी। तो बच्चा वो आसानी से हो सकता है बता ले, और कुछ बच्चे हैं जो कि उसको न पकड़ कर दूसरे वाले को पकड़ लें, अब उसके अकॉर्डिंग जब उसको बताया जाए तो आसानी से वो बता सकता है। यानी कि एक चीज़ को सिखाने के कई सारे पहलू या फिर कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को कहा गया है बच्चों के लिए लचीलापन यानी कि रचनात्मक प्रकृति प्रदर्शित किया जाए, तथा आर्थिक प्रक्रियाओं में सामाजिक बदलाव उनके उन्मुख कार्य के हिस्से हो जाते हैं। कभी ऐसे देखते हैं ना, जो सामाजिक में बदलाव, समाज में बदलाव होता है, कभी कोई बच्चा परेशान है, कभी आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो इन सब में क्या होना चाहिए, एक तरह से यह भी कुछ कार्य करते हैं बच्चों के उन्मुख होने का, उन्मुख कार्य के हिस्से हैं उनके। यानी कि बच्चों के अंदर जो बदलाव हैं वह सामाजिक बदलाव और आर्थिक प्रक्रिया भी उसके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं अपना, है ना, ये चीज़ें बोली गई हैं। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक को ऐसा होना चाहिए जो कक्षा के अनुभव को बच्चों की प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बैठा दे। यानी कि साफ साफ फंडा है, अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तभी सीख पाओगे, अगर ना सीखना चाहते हो तो नहीं सीखोगे। अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपको ज़बरदस्ती बैठा कर पढ़ाया जाए तो आपका मन उसमें लगेगा ही नहीं। आप कितना भी कोई अच्छा टीचर है आपको पढ़ा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। मैं पढ़ाता हूँ 9th के क्लास को, 12th के क्लास तक मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जब एक बच्चा हमारे सामने कोचिंग में बैठा है, अब वो चीज़ें क्या हैं कि अब वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट था वह, लेकिन जब वो 9th में था तो, लेकिन अब वो 10th में आते आते कुछ बच्चों की गलत संगतियों की वजह से वो गलत चीज़ें सीख गया। पहले वो शांत रहा करता था, जो हम बोलते थे उसको लिखता था, नोट्स प्रिपेयर करता था, हमें सही समय पर चेक कराता था। लेकिन अब क्या है, उसके अंदर बदलाव हमको देखने को मिले। क्यों मिले? अब वो क्योंकि सामाजिकरण हो गया ना, बच्चों के साथ खुला, अब कुछ बच्चे उपद्रवी मिले उसके साथ, अब वो चीज़ें पकड़ा उस चीज़ को, बच्चों का एक तरह से देखा कि हाँ इस समाज में जो इस समय बच्चे का गुट है इसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ, तो वो धीरे धीरे अब उस लाइन को पकड़ लिया। यानी कि प्रकृति बहुत डिपेंड करती है, वातावरण बहुत डिपेंड करता है। यानी कि वातावरण ही बच्चों को एक तरह से तालमेल बैठाने का कार्य करता है। अगर बच्चे के अंदर तालमेल बैठा, बच्चा शिक्षक के साथ समर्थ हो गए कि हम इस शिक्षक के साथ पढ़ेंगे, तो बच्चा पढ़ ले जाता है अगर बच्चे का मन है तो यह चीज़ें हैं रूपरेखा के अंदर आती हैं। बच्चे के ऊपर दबाव नहीं बनाना है, ना बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाना है। बच्चा पढ़ना चाहे, बच्चा जिस प्रकार से पढ़ना चाहे उसे उसी प्रकार से पढ़ाना है। जैसे कि अगर किसी चीज़ को समझाना है हमें 1 + 2, अब बच्चा को आप आए उसके दिमाग में उड़ेल दिए, जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो चीज़ें आकर बच्चों के दिमाग में ज़बरदस्ती उड़ेला नहीं जा सकता। अगर आपको वही चीज़ पढ़ानी है, आप टीचर हो, शिक्षक हो, तो उस चीज़ को बच्चों को कई प्रकार से बताया जा सकता है। अगर बच्चा ज़बरदस्ती इस तरह से नहीं पढ़ रहा है, बुक से नहीं पढ़ रहा है, तो बच्चे को एक गेम के थ्रू पढ़ा दो, कॉपी बंद कराओ, बुक बंद कराओ, बच्चों को बोलो चलो आज हम लोग कुछ गेम खेलते हैं, आज हम गेम खेल के पढ़ाई करेंगे। तो बच्चे के अंदर खुद एक तरह से जागरूक होगा, मन में इच्छा आएगी, हाँ ये टीचर बहुत अच्छा है, ये मारता नहीं है, बहुत बढ़िया से पढ़ाता है, समझाता है पहले तो, है ना। तो अब बच्चे के अंदर अब खिलौने ले लो आप, या फिर कोई टॉपिक उठा लो, चलो बच्चों बताओ, अगर एक टॉपिक आपके पास, एक टॉफ़ी मैं देता हूँ आपको, उस टॉफ़ी को अगर उसको दे दो, फिर मैं 2 टॉफ़ी देता हूँ आपको, फिर एक टॉफ़ी और उसमें से उसको दे दो, तो बताओ तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ी बची। तो बच्चा बोलेगा सर 1 टॉफ़ी। तो अब बोलोगे आपकी, बताओ बच्चा कितने टॉफ़ी हम आपको दिए, तो बोलेगा 3 टॉफ़ी दिए सर, पहले एक बार दिए, फिर दोबारा 2 बार दिए टॉफ़ी।
तो बताओ 3 टॉफ़ी जब मैं आपको दिया तो आप उससे कितना दे दिए, तो बोलेगा सर 2 टॉफ़ी दे दिया। तो आपके पास कितने बचे, तो बोलेगा मेरे पास 1 टॉफ़ी है सर। तो आप बोलोगे बताओ अब 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेगा सर 1 आएगा। अपने आप बताएगा वो, अब अपने आप बताएगा, वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ चुकी हैं। अब हमें 3 माइनस 2 नहीं बोलना है, हमने 3 माइनस 2 बोल के उसे तो नहीं सिखाया, लेकिन टॉफ़ी के माध्यम से उसे सिखाया तो सीख लिया, सारी चीज़ें कैप्चर कर लिया। तो समर्थ होना चाहिए उस चीज़ के लिए, आप समर्थ हो, शिक्षक हो तो उस चीज़ को कई रूपों में समझा सकते हो। तो ये शिक्षक की क्वालिटी होनी चाहिए, और बच्चों को अगर वातावरण मिला, प्रकृति मिली, तो वो तालमेल बैठाते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं इस तरह से। चलिए अब आगे आते हैं। एनसीएफ के संबंध में अगर बात करें, तथाकथित रचनावाद है ना, इसमें आ जाते हैं मेरे भाई। किन किन बातों पर बल देता है एनसीएफ 2005, किन किन बातों पर बल देता है, किन बातों पर बल देता है एनसीएफ 2005 है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर देखें तो गणित जो है मेरे भाई, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। बच्चों में गणितीकरण होना चाहिए, उनकी क्षमता का विकास होना चाहिए, यह कहता है हमारा एनसीएफ 2005 गणितीकरण में। इसका अर्थ साफ साफ है, बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की समझ होनी चाहिए उनके पास, भाषा में उनके पास गणितीय विचार होने चाहिए, यानी गणित के साधनों और तकनीकों को वो उपयोग कर सकें। जैसे आज मान लीजिए बच्चा पढ़ा लिखा ना है तो कम से कम दुकान पर बैठ रहा है, अब उसे दुकान पर अगर जब वो बैठा है तो उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, गणित वाले ही चल रही हैं। अगर 5 रुपये है, बच्चा डायरेक्टली तो नहीं पढ़ सका किसी भी कारणवश, लेकिन जब दुकान पे है बालक वह, तो वह किसी चीज़ को लेता है, देता है जब कस्टमर को, तो 5 रुपये के मान लीजिए सामान लिया, कोई उसे 2 रुपये का सामान देना था, 2 रुपये दिया और 3 रुपये उसे वापस कर दिया। तो ये भी तो उसके अंदर गणितीकरण की व्यवस्था है, बच्चा इस रूप में भी सीख रहा है। यह चीज़ है, मतलब कि चित्र बनाना यह माध्यम है, चरों का चुनाव करना, आप बोल सकते हो चरों को चुनाव करना, या फिर समीकरण या फिर असमीकरण बनाना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सम्मिलित होना उसमें, है ना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी तर्क के आधार पर, जैसे बच्चा अगर दुकान में बैठा है तो वह तर्क के हिसाब से तो अपना सामान ले रहा है, दे रहा है, उसे किसी चीज़ की फोर्स थोड़े करनी पड़ रही है उसे कि तुम इतना दो, और 5 रुपये का सामान लिया तब वो बैठ कर गिनेगा थोड़े, उसे फटाफट वह 2 रुपये का उसे सामान देगा और 3 रुपये उसे वापस करेगा। यह होती है थोड़ा सा गणितीकरण की व्यवस्था, मतलब कि हमारा जो किन बातों पर ध्यान देता है एनसीएफ 2005 मेरे भाई, कि बच्चे के अंदर किस प्रकार से हम गणितीकरण की व्यवस्था कर दें, उसके दिमाग में उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उसके विकास करने के लिए हम उसके अंदर उसके दिमाग में गणितीकरण की व्यवस्था कर दें, चाहे चित्र के माध्यम से, चाहे चरों के माध्यम से, चरों को चुनाव करवा कर बच्चों के साथ, समीकरण बनवाकर समीकरण के साथ, या फिर उसके अंदर कुछ तर्क निष्कर्ष निकालने के लिए उसे बोला जाए, और उस आधार पर भी बच्चे की गणितीकरण किया जा सकता है। अब एक लास्ट है एनसीएफ 2005 में तथाकथित रचनावाद और बहुत कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, बहुत कुछ का मतलब और क्या कहा गया है, बच्चों को अधिगम करवाना है, सिखाना है हमें, है ना, उनके व्यवहार में बच्चों को, पहले तो यह लिखिएगा, बच्चों का अधिगम करवाना है, उन्हें सिखाना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उनको कुछ चीज़ें जो नहीं आती उनसे बोलेंगे भाई आप इस प्रकार से सीख लो, मतलब वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद यह नहीं कह सकते आप कि उनके स्तर में जाकर उन्हें उड़ेल दें, मतलब कि उनके दिमाग में जो चीज़ें हमें भरनी है किसी एक प्रकार से नहीं भरा जा सकता, कई प्रकार से भरा जा सकता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप एक शिक्षक हो, आप पढ़ाते हो, आप पढ़े लिखे हो, बच्चा छोटा है, वह उस परिस्थिति को नहीं झेला है जो आप झेल कर आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर का गुस्सा उतारो पूरा जाकर बच्चों के ऊपर, बच्चों को पढ़ाओ ना, पीट दो, नहीं आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें बोल दो, बच्चा खुद खराब है और ख़राब हो जाएगा। वो सीखने आता है, उसे सिखाया जाना चाहिए, वो चीज़ें उसे आने की हम कोशिश करेंगे कि उसे कम से कम याद हो जाएं, वो चीज़ें उसे आती रहें हमेशा के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को किसी और माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे, जो माध्यम से वह नहीं सीख पा रहा है, जिस माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं डायरेक्टली वह नहीं सीख पा रहा है, तो उसे हम किसी और माध्यम को अपनाएंगे और उसे सिखा कर ही रहेंगे, चाहे वह लेने देने की बात हो, चाहे वह किसी टॉय से सीख ले, मतलब सिखा कर ही रहेंगे, इस बात को वह जोर देता है। एक तरह से कह लीजिए कि जैसे आपको हिंदी पढ़ानी है बच्चों को हिंदी सिखाना है, तो पहले आप क्या करते हो, वहाँ पर जाकर उनके व्यवहार को देखते हो, आखिर बच्चा पढ़ना चाहता है हिंदी कि नहीं पढ़ना चाहता है। अगर बच्चा हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहता है तो उसे पढ़ा कर क्या करोगे आप, वो सीखेगा ही नहीं। तो बच्चों से पहले पूछो, छोटे बच्चे हैं, बच्चों क्या पढ़ोगे, बच्चों बोलेंगे भाई हम जो भी पढ़ना है पढ़ेंगे, मतलब कि बताएंगे हिंदी में। इससे पूछो हिंदी के टीचर हैं आप, तो बताएंगे सर हिंदी में, बच्चों बताओ आज हिंदी में क्या पढ़ा जाए,
तो बच्चे खुद बोलेंगे मुझे सर हिंदी में यह चीज़ें नहीं आ रही हैं, यह चीज़ें समझा दीजिए, यह चीज़ें समझा दीजिए। अब उससे रिलेट कर लीजिए, आप उससे को रिलेट करके उस टॉपिक तक चले जाइए जहाँ पर आपको पढ़ाना था, जो चीज़ें आपको समझानी थी। अब बच्चा उस चीज़ को भी पढ़ेगा और उसको भी समझेगा जो उसे नहीं आ रहा था। बताओ आप आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर पाए कि नहीं कर पाए? तो कुछ कोशिशें होती हैं, और जैसे कि आप अगर नहीं भी आप गुस्से में गए और सारी चीज़ें जो आपको आ रही हैं आप बोर्ड पे लिख कर ऐसे-ऐसे चले आए, लेकिन बच्चा कुछ नहीं सीखा, तो इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। आपका आना, पढ़ा कर जाना, सिर्फ आप कोरम एक पूरा कर दिए, बच्चे को कुछ ना सिखा पाए। और इस वजह से प्राइमरी स्कूल में बच्चे परेशान होते हैं और इंग्लिश मीडियम में बच्चे जाते हैं, अच्छे-अच्छे स्कूल में जाते हैं बच्चे। और सकारात्मक रूप से अंदर आपको जो अंदर बच्चों के साथ एक तरह से सकारात्मक रूप से रहना है, छानबीन होता है, बच्चों में बातचीत करवाना, बच्चों में एक तरह से ऐसा माहौल क्रिएट करना कि बच्चे आपस में पूछें, हमसे पूछें, सर से पूछें, बच्चे अन्वेषण करें, है ना? बच्चा एक तरह से वाद-विवाद कर लें, बच्चे अनुप्रयोग और चिंतन करें। इन सब चीज़ों को एक तरह से कहा गया है कि बच्चों के अंदर रचनावाद होना चाहिए। बच्चे कुछ चीज़ें अपने से सोचें, आखिर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं या फिर ये चीज़ें होता है तो क्यों होता है? ग्रह जो है जब घूमता है सूर्य के चारों तरफ तो क्यों घूमता है? आपने पढ़ा दिया ग्रह घूमता है, जो प्लैनेट है सन के अराउंड में घूमता है। क्यों घूमता है? आखिर घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं कि रोटेशन कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है? तो बताओगे भैया रिवॉल्यूशन से जो होता है ना, वह पूरा 1 साल कवर होता है। मतलब आपके मौसम चेंज होते हैं, वेदर चेंजिंग आती है। लेकिन अगर वह रोटेशन करता है तो दिन और रात की प्रक्रिया होती है, डेज और नाइट आते हैं, 24 घंटे यानी कि 23 आवर्स और 20 मिनट, लगभग 19 पॉइंट समथिंग मिनट घंटे होते हैं इस प्रकार से। तो आप खुद उनको समझाओगे यह चीज़ें, है ना? तो ये चीज़ें हैं बच्चों का पूछने का तरीका। अब इतनी चीज़ें आपने बोल दिया तो अब बच्चे समझ जाएंगे, हाँ रोटेशन क्या कहते हैं, इसको यह कहते हैं। अब बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये घूमता कैसे है, तो बच्चे से आप बताओगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमता है बच्चा, इसमें कुछ फोर्स लगते हैं, एक प्रकार का फोर्स लगता है। अब बच्चे पूछेगा किस प्रकार का फोर्स लगता है, तो आप बताओगे इसमें अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल लगते हैं। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है? बच्चों को जो चीज़ें आ रही हैं, बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप बताते जाओ स्मूथ वे में, क्योंकि इतना बढ़िया से बच्चा कोई पढ़ ले वो बहुत कम ही बच्चा होता है। और बिना डरे अगर आपसे पूछ रहा है तो उसे आप बैठाओ ना, उसे पढ़ाते चले जाओ। यह चीज़ें हैं जो कि उनके ज्ञान को, उनकी क्षमता को बढ़ाएंगी और एक तरह से अर्थ विहीन उसे नहीं करेंगी। आप उनको एक अर्थ बताते जा रहे हो, उस अर्थ को वो लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन एक लिमिट आ जाएगा, वो खुद नहीं पूछेंगे, उनके पास सारी चीज़ें आ गई अपडेटेड। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, यह रही आपके चौथा टॉपिक। जो चौथा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ और फंक्शन हैं। ठीक है ना? यह चीज़ें बस आपके मैथ पेडागॉजी में आएंगी, और इस सारी चीज़ों को अगर समझ गए हो तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और इसमें कुछ खास नहीं, आपसे बहुत बड़े बड़े रूप में वो चीज़ें देकर ना पूछता है कि बताइए यह क्या है, वह मतलब किस प्रकार के फंक्शन हैं। जैसे कुछ फैक्चुअल डाटा है 1975, 1988 और 2000 है, 2005 है, तो यह चीज़ें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है चर्चा इसमें कितनी बार बदलाव हुआ है, तो आप कहोगे चौथी बार। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।